गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मुझे बताओ कि एटियोलॉजी क्या होता है। व्हाट इज एटियोलॉजी? Study of cause of disease. ओके। और एटियोलॉजी स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिसीज और स्टडी ऑफ डिसीज कॉजिंग पैथोजन। मैम वही है पैथोजन की स्टडी इसमें। तो और एपिडेमियोलॉजी या फाइटोलॉजी। epidemics. The factor which favor the disease. ओके। एपीफाइटोलॉजी या एपिडेमियोलॉजी मेनली डील करता है कैसे डिसीज स्प्रेड हो रही है या डिसीज का आउटब्रेक या जो एपिडेमिक है वो कैसे। एपीफाइटोलॉजी हम एपिडेमिक से रिलेट कर सकते हैं। तो एपिडेमिक और एपिडेमियोलॉजी तो एपिडेमिक या आउटब्रेक ऑफ डिसीज से डील करता है एपिडेमियोलॉजी। देन इम्पोर्टेंस क्या है एपिडेमियोलॉजी का? Knowledge of epidemiology is useful in forecasting of a disease and also for the management of disease. तो disease forecasting और उसके management में डिसीज फोरकास्टिंग और डिसीज मैनेजमेंट में हेल्प करता है। अगर हमको एपिडेमियोलॉजी के बारे में अच्छा नॉलेज है तो ही हम उसको इजीली या इफेक्टिवली मैनेज कर पाएंगे डिसीज को। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट डिसीज, ये दो टर्म वेंडर प्लैंक ने दिया था इन हिज बुक प्लांट डिसीज एपिडेमिक्स एंड कंट्रोल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट डिसीज क्या होती हैं ये हम पढ़ चुके हैं। And these are polysaccharide disease. और कैटेगरीज सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ होते हैं उनके? Yes, ma'am. These diseases are airborne. मैम ये सिग्मॉइड बनाती है इस प्रकार का कर्व। इसके अलावा इनकी एक साल में कई इसके साइकिल्स हो सकते हैं, कई लिमिटेड। सिंपल में एक ही होती। कंपाउंड इंटरेस्ट के बेस पे चलती हैं कि जो डिजीज होगी वही उसी टाइप। ओके। और सिंपल इंटरेस्ट? पैराबोलिक टाइप का बनाती हैं कर्व मैम। ये नॉर्मली एयरबॉर्न नहीं होती हैं। ओके। और Complete one life cycle in one season. ओके। तो जनरली जो रेट ऑफ इंक्रीज होता है डिसीज का वो कंपाउंड इंटरेस्ट डिसीज में जैसा कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ता है उसके हिसाब से बढ़ता है और स्पोर प्रोडक्शन का रेट काफी रैपिड होता है और प्रोपोग्यूल का डिसेमिनेशन जो होता है मेनली एयर के थ्रू होता है, बाय एयर। और इसमें जो पैथोजन है वो सेवरल जनरेशंस अपनी सेवरल जनरेशंस कंप्लीट कर लेता है क्रॉप की एक लाइफ में। एंड इंक्यूबेशन पीरियड एंड स्पोरिलेशन पीरियड शॉर्ट होता है और इसमें सिग्मोइड या एक्सपोनेंशियल टाइप का कर्व बनता है। और एग्जांपल रस्ट डिसीज, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, लेट ब्लाइट एक्सेट्रा। एंड सिंपल इंटरेस्ट डिसीज, इनको मोनोसाइक्लिक डिसीज भी कहते हैं क्योंकि इनका जो रेट ऑफ इंक्रीज होता है डिसीज का वो सिंपल इंटरेस्ट जैसा मनी का होता है वैसे होता है। इसमें जो पैथोजन है वो सिर्फ एक जनरेशन कंप्लीट कर पाता है क्रॉप की लाइफ साइकिल में। एंड प्रोपोग्यूल डिसेमिनेशन जो होता है मेनली बाय सीड और सॉइल होता है। इसमें जो कर्व बनता है वो सैचुरेशन कर्व या लीनियर टाइप का कर्व होता है और स्पोर प्रोडक्शन का रेट काफी लो होता है। और इसमें एग्जांपल है स्मट ऑफ व्हीट, बार्ले एंड विल्ट, रॉट्स, ये सब। देन एपिडेमियोलॉजी में हम डिसीज ट्रायंगल और डिसीज पिरामिड दो टर्म देखते हैं। डिसीज ट्रायंगल में क्या होता है कि तीन कंपोनेंट होते हैं डिसीज
या आउटब्रेक ऑफ डिसीज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं 3 कंपोनेंट्स, होस्ट, पैथोजन एंड एनवायरनमेंट, तो उनको हम विजुअलाइज करते हैं एज अ डिसीज ट्रायंगल। और हर एक जो लेंथ होती है वो ट्रायंगल की जो एक साइड होती है उसकी जो लेंथ होती है वो प्रोपोर्शनल होती है उस कंपोनेंट के कैरेक्टर्स के या कंपोनेंट के अमाउंट के। और जो डिसीज पिरामिड होता है उसमें फोर्थ टर्म टाइम ऐड हो जाता है। तो ट्रायंगल में 3 होते हैं, होस्ट, पैथोजन एंड एनवायरनमेंट। और जो डिसीज पिरामिड होता है उसमें 4 कंपोनेंट होते हैं, पैथोजन, होस्ट एंड एनवायरनमेंट एंड टाइम। देन तो हम एक एक करके देखते हैं। होस्ट फैक्टर में कई चीजें होती हैं जो डिसीज आउटब्रेक करने के लिए फेवरेबल होती हैं या डिसीज कॉज करने में हेल्प करती हैं। देन सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ ससेप्टेबल प्लांट्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ प्राइमरी इनोकुलम। तो अगर प्राइमरी इनोकुलम का जो सोर्स है वो अगर पास में होगा तो जो डिसीज आउटब्रेक होगा वो इजीली होगा और जल्दी होगा। अगर ज्यादा लॉन्गर डिस्टेंस पे है जो पैथोजन का प्राइमरी इनोकुलम या जो सोर्स ऑफ सर्वाइवल है, तो ज्यादा टाइम लगता है डिसीज को आउटब्रेक होने में या फिर एपिफाइटोटिक होने में। देन अबंडेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ससेप्टेबल होस्ट। तो ससेप्टेबल होस्ट अगर अबंडेंटली प्रेजेंट है या फिर एक लार्ज एरिया पे ससेप्टेबल होस्ट है तो एपिफाइटोटिक इजीली हो जाती है। तो अगर हम ससेप्टेबल वैरायटी कोई लगा रहे हैं बहुत लार्ज एरिया पे तो एपिफाइटोटिक या डिसीज आउटब्रेक के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए इंटरक्रॉपिंग मोनोक्रॉपिंग से ज्यादा अच्छी मानी जाती है। देन डिसीज प्रोननेस इन द होस्ट ड्यू टू एनवायरनमेंट। तो ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो जेनेटिकली कंट्रोल्ड होती है, लेकिन जो डिसीज प्रोननेस होता है मतलब कोई भी पैथोजन वो डिसीज के लिए कितना प्रोन है या कितना इजीली वो डिसीज एक्वायर कर सकता है, वो जो उसका इन्वायरमेंट है वो भी अफेक्ट करता है होस्ट को। जैसे कि नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो क्या होगा, होस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सर इंटेंसिटी बढ़ जाएगी क्योंकि वो आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा करता है प्लांट। हाँ, होस्ट ससेप्टेबल हो जाता है। और होस्ट रेजिस्टेंट किस एलिमेंट से होता है? सिलिकॉन, पोटेशियम। पोटेशियम से होता है। पोटेशियम जो होता है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है होस्ट को। देन प्रेजेंस ऑफ सुटेबल अल्टरनेट और कोलेटरल होस्ट। तो अगर अल्टरनेट और कोलेटरल होस्ट प्रेजेंट है तो वो भी हेल्प करते हैं उसके इनोकुलम को सरवाइव करने में और देन उसके एपिफाइटोटिक कॉज करने में। जैसे कि बारबरी है, अगर बारबरी प्रेजेंट है तो पक्सिनिया ग्रामिनेस्टेटिकाe नेक्स्ट सीजन में होगा, लेकिन अगर बारबरी को इरेडिकेट कर दें तो इसके चांसेस कम हो जाते हैं। देन पैथोजन फैक्टर्स। तो कुछ पैथोजन फैक्टर्स होते हैं जैसे प्रेजेंस ऑफ वेरुलेंट और एग्रेसिव आइसोलेट ऑफ पैथोजन। तो कोई भी जनरली जो एपिफाइटोटिक या एपिडेमिक होती है वो वेरुलेंट होस्ट जब होता है, सॉरी वेरुलेंट पैथोजन होता है तभी इफेक्टिवली हो पाती है। तो किसी भी एपिफाइटोटिक के लिए अगर वेरुलेंट होस्ट है तो वो रैपिड साइकिल करेगा, और रैपिड साइकिल इसेंशियल होती है एपिफाइटोटिक के लिए, और उसी के कारण सक्सेसफुल इन्फेक्शन होगा। और देन हाई बर्थ रेट। तो fungi that assume epiphytotic form invariably have the capacity to produce enormous। तो अगर जिन फंजाई एपिफाइटोटिक इजीली कर पाते हैं उनमें बर्थ रेट या प्रोडक्शन कैपेसिटी, स्पोर प्रोडक्शन कैपेसिटी अच्छी होती है, हाई होती है। एंड दैट आर अडेप्टेड टू लॉन्ग डिस्टेंस डिसेमिनेशन इन शॉर्ट टाइम। और ये जो स्पोर्स होते हैं ये लॉन्ग डिस्टेंस डिसेमिनेट होते हैं शॉर्ट टाइम में, तो वो डिसीज को स्प्रेड करने में
हेल्प करता है। लो डेथ रेट ऑफ द पैथोजन, और ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि अगर स्पोर्स ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहे हैं और उनकी डेथ रेट कम है, तो ये भी हेल्प करेंगे एपिफाइटोटिक में। Then easy and rapid dispersal of pathogen. So the ability of pathogen to cause epiphytotic is much more dependent on its dispersal rate. तो pathogen की epiphytotic ability जो है वो dispersal rate पे भी depend करती है। Unit of propagation need to be dispersed by external agencies if epiphytotics are to develop. तो जैसे कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट डिसीज में देखते हैं या पॉलीसाइक्लिक डिसीज में देखते हैं कि जो विंड है, विंड के थ्रू उनके स्पोर्स इजीली रैपिड रेट से या इजीली वो डिसेमिनेट हो रहे हैं, तो उसमें एपिफाइटोटिक के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट डिसीज में डिस्पर्सल जो हो रहा है वो बहुत स्लो रेट से होता है, इसलिए सिंपल इंटरेस्ट डिसीज इजीली एपिफाइटोटिक कॉज नहीं कर पाते हैं। देन adaptability of the pathogen. Most of the pathogens causing epiphytotics adapt themselves to various adverse condition. और जो पैथोजन है वो भी, जैसे कि हम क्लेमाइडोस्पोर देखते हैं या ऊस्पोर्स देखते हैं या नेमाटोड में सिस्ट वगैरह होते हैं, तो ये पैथोजन ऐसे एडेप्टेशन के लिए स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जो उनको हार्श कंडीशन में या अनफेवरेबल कंडीशन में उनको अडेप्ट करने में हेल्प करता है। देन कुछ वेदर फैक्टर्स हैं जैसे ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम मॉइस्चर और ऑप्टिमम वेदर कंडीशन, ये सब भी हेल्प करते हैं डिसीज डेवलपमेंट में या एपिफाइटोटिक में। देन मेट्रोपैथोलॉजी एक ऐसी साइंस है विच डील्स विद रिलेशनशिप बिटवीन वेदर एंड एपिफाइटोटिक्स। देन हम आते हैं रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग के बारे में पढ़ा है? Yes, ma'am. क्या होता है? मैम जो एटमॉस्फेयर में मैम सैटेलाइट्स हैं उनके थ्रू डिफरेंट प्लेसेस के जो हम लोग इमेजेस कैप्चर करते हैं, फिर उनका इंटरप्रिटेशन होता है डेटा एक्वायर करने के लिए। ओके, उसमें विदाउट फिजिकल कांटेक्ट विद एनी सरफेस हम उनका थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डेटा कलेक्ट करते हैं, है ना? यस कुछ मैम, हाँ रिमोट सेंसिंग, पैसिव रिमोट सेंसिंग, दो टाइप के होते हैं। हाँ, कुछ सेंसरी डिवाइसेस होती हैं, उनके थ्रू हम सिग्नल्स सेंड करते हैं और फिर उससे जो हमको रेडिएशंस मिलते हैं उसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। यस मैम, यस मैम। ओके, ऑब्जेक्टिव रिमोट सेंसिंग का पैथोलॉजी में क्या है कि देखो अपने यहाँ तो फील्ड काफी छोटे होते हैं, बट जहाँ पे बहुत बड़े बड़े फील्ड होते हैं तो फिजिकली इतने बड़े फील्ड का असेसमेंट इतना पॉसिबल नहीं हो पाता और इफेक्टिवली हो भी नहीं पाता है। तो रिमोट सेंसिंग के थ्रू जो वास्ट एरिया है उसका उसमें डिसीज का असेसमेंट करना, देन टू नो द रिलेशनशिप ऑफ डिसीज एंड एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट और डिसीज का रिलेशनशिप पता करना, देन टू नो द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ एपिडेमिक्स। और अगर कभी ऐसा होता है कि एक एरिया से डिसीज स्टार्ट हो रही है, लेकिन जब तक हम फिजिकल इंस्पेक्शन करेंगे तब तक वो डिसीज काफी एरिया पे फैल चुकी होगी। तो रिमोट सेंसिंग के थ्रू हम डिसीज डेवलपमेंट या ओरिजिन जहाँ से हो रहा है एपिडेमिक का, उसको इजीली पता कर सकते हैं लार्ज एरिया में भी, और फिर इजीली उसको हम उस एपिडेमिक को कंट्रोल कर सकते हैं। देन क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ द डिसीज, और डिसीज कितनी क्वांटिटी में है या पैथोजन कितनी क्वांटिटी में है, ये सब भी हम इससे असेस कर सकते हैं। देन कुछ रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है प्लांट पैथोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। एरियल फोटोग्राफी है एंड सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग है। इन एरियल फोटोग्राफी कैन डिटेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑन लैंड ओवर अ लार्जर एरिया. Cowell first used remote sensing technique for monitoring stem rust of wheat. He showed that panchromatic color and spatial infrared aerial photography could be used to detect rust and viral disease of small grains and certain disease of citrus. Later, infrared photography was used in England for late light of potato. तो aerial photography में हम क्या करते हैं कि
इससे हम लार्ज एरिया में कोई भी ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो मेनली डिसीज का है, तो उसको हम डिटेक्ट करते हैं। और कोवेल ने रिमोट सेंसिंग का फर्स्ट टाइम यूज किया था स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट को मॉनिटर करने के लिए, और फिर बाद में इसका यूज रस्ट को वायरल डिसीजेस जो स्मॉल ग्रेन्स में होती हैं और कुछ सिट्रस की डिसीजेस को भी डिटेक्ट करने के लिए हुआ। देन इंफ्रारेड फोटोग्राफी का यूज इंग्लैंड में लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के लिए भी हुआ। ये जो रिमोट सेंसिंग या फोरकास्टिंग वगैरह है, ये सब हेल्प करते हैं एपिडेमिक को रोकने के लिए। The key to distinguish diseased and healthy parts of a crop is to use appropriate film or filter combinations. तो healthy plant और diseased plant या diseased part या किसी land के portion में healthy part और diseased part को डिस्टिंग्विश करने के लिए कुछ appropriate film और filter combinations यूज किए जाते हैं। मेन फिल्म टाइप्स यूज्ड आर पैनक्रोमेटिक, इंफ्रारेड, नॉर्मल कलर एंड कलर इंफ्रारेड, जिसमें से इंफ्रारेड फिल्म्स जो हैं वो ज्यादा प्रेफर की जाती हैं क्योंकि उनकी सेंसिटिविटी सुपीरियर है टू विजिबल लाइट एंड टू नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ्स ऑफ रेडिएशन। देन इसमें क्या होता है कि जो हेल्दी फोलिएज होते हैं वो हाईली रिफ्लेक्टिव होते हैं इंफ्रारेड वेवलेंथ के लिए, और वो जो इमेज फॉर्म होती है उसमें रेड कलर के दिखते हैं। और जो ब्लाइटेड या डिसीज्ड फोलिएज होते हैं वो उनमें लो रिफ्लेक्टेंस होती है इंफ्रारेड रेज के लिए, और वो रेड कलर के अपीयर नहीं होते हैं फोटोग्राफ्स में। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि अफेक्टेड एरिया कौन सा है और कौन सा हेल्दी पोर्शन है। हेलो मैम। हाँ मैम जैसे ये जो फोटोग्राफी में क्लियर कट मतलब फोटो नहीं लेते हैं, जिसमें मतलब फोटो को इलाज करके उसमें सिम्टम देख लें। नहीं नहीं, अब इसमें हम काफी वो करते हैं, मतलब काफी दूर से ले रहे हैं, तो हम इसमें हमको बस रिफ्लेक्टेंस देखता है कि ये जो पोर्शन है वो ये जो मेनली एरियल फोटोग्राफी है उसमें हम बात कर रहे हैं ना, तो इसमें बस हमको एक पोर्शन दिखेगा कि ये पोर्शन अफेक्टेड है। तो अगर हमको वो पोर्शन पता चल गया तो हम फिजिकली जाके उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, फिर हमको पूरा पूरा एरिया इंस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैम ये फोटोग्राफ ये ड्रोन के मतलब सहायता से लेते होंगे कि ऊपर सैटेलाइट्स के यूज से? ये जनरली सैटेलाइट्स के थ्रू लेते हैं। ओके मैम। ओके, और ड्रोन के थ्रू भी लेते हैं, और कुछ रिमोट सेंसिंग इक्विपमेंट्स होते हैं उनके थ्रू भी लेते हैं, जो शायद आप लोगों ने रिमोट सेंसिंग का एक कोर्स था उसमें पढ़ा होगा। यस मैम, उसमें ये था कि मतलब रिमोट सेंसिंग का मतलब एक वो सेंसर हेलो। होता है, वो मतलब किसी में जैसे ड्रोन में लगाया जा सकता है या हेलीकॉप्टर में लगाकर लेते हैं फोटो। हाँ 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 हाँ। ओके, देन हम आते हैं सैटेलाइट इमेजिंग। तो कुछ वेदर सैटेलाइट्स होते हैं जो often cyclones create heavy clouds with rains, and an anticyclone creates a cloudless sky. All these can be effectively monitored by weather satellites. Sequential pictures show the movement of these systems before they arrive in an area. तो जो सैटेलाइट्स होती हैं उनके थ्रू हम साइक्लोन्स या एंटी साइक्लोन्स आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं ये सब पता कर सकते हैं। एंड दोनों जगह एक ही दर्द होते हैं। then sequential pictures show the movement of these systems before they arrive in an area. Therefore, by monitoring epidemic favoring system using a satellite, the disease occurrence on the field can be monitored. तो अगर हम satellite use कर रहे हैं तो एपिडेमिक या डिसीज अकरेंस को हम अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं। एग्जाम्पल, द स्प्रेड एंड डिपोजिशन ऑफ स्टेम रस्ट पैथोजन ऑफ व्हीट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय डेफिनिट सिनोप्टिक वेदर कंडीशंस कॉल्ड इंडियन स्टेम रस्ट रूल्स। तो कुछ जो वेदर कंडीशंस होती हैं वो फेवरेबल होती हैं कुछ डिसीजेस के लिए। हर एक डिसीज का उसका मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर का रिलेटिव ह्यूमिडिटी या टेम्परेचर कंडीशंस ये सब फेवर करती हैं। तो
उसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि एपिडेमिक हो सकता है या नहीं हो सकता है। देन इसमें जो इसका एक अच्छा एग्जांपल है स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट, जिसमें कुछ वेदर कंडीशंस हैं, कुछ स्टेम रस्ट, इंडियन स्टेम रस्ट रूल्स कहते हैं जिनको, उनके थ्रू हम पता कर सकते हैं। ये जब हम डिसीज पोर्शन पढ़ेंगे तो उसमें ये उसकी कंडीशन, जो वेदर कंडीशंस है वो पढ़ेंगे कि इसमें कितनी ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, कितना टेम्परेचर ऑप्टिमम चाहिए होता है, और विंड का भी इफेक्ट पड़ता है। देन अर्थ रिसोर्स टेक्नोलॉजी सैटेलाइट यूएसए ने लैंडसेट बनाया था। लैंडसेट कवर्स द एंटायर ग्लोब एवरी 18 days, स्कैनिंग द सेम एरिया एट अ फिक्स्ड टाइम। The scanned area is compared for any major differences happened within 18 days. तो 18 days में वो पूरे एंटायर ग्लोब को कवर करता है, और फिर उसमें ये देखते हैं कि 18 days में कुछ कोई मेजर डिफरेंसेस आए हैं, और अगर मेजर डिफरेंसेस जिस एरिया में आए हैं उस एरिया को फिर पर्टिकुलरली इंस्पेक्ट किया जाता है। Then Nagarjun utilized Landsat infrared spectral bands 6 and 7 to differentiate healthy wheat crop of India and severe yellow rust affected crop of Pakistan. तो नागार्जुन ने लैंडसेट इंफ्रारेड स्पेक्ट्रल बैंड्स का यूज किया था, जो इंडिया का हेल्दी व्हीट क्रॉप का हेल्दी एरिया था, और पाकिस्तान का येलो रस्ट अफेक्टेड एरिया था, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए। इसका यूज कोकोनट रूट रॉट एंड विल्ट, देन ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट, सिट्रस कैंकर और भी कई क्रॉप्स के लिए हो चुका है। देन एडवांटेजेस क्या है रिमोट सेंसिंग के? इट रिवील्स पैटर्न ऑफ डिसीज इंसिडेंस, इंटेंसिटी एंड डेवलपमेंट ओवर लार्ज एरिया। तो फिजिकली ये पॉसिबल नहीं हो पाता है लार्ज एरिया पे हम इजिली इंस्पेक्ट कर पाए, तो इसके थ्रू हम डिसीज इंसिडेंस और इंटेंसिटी और डिसीज डेवलपमेंट लार्ज एरिया पे देख सकते हैं। देन डाटा जनरेटेड बाय रिमोट सेंसिंग इज अमेनेबल टू मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। तो जो डाटा जनरेट होता है रिमोट सेंसिंग के थ्रू, तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। देखो कभी ऐसा होता है कि जो जरूरी नहीं है कि वो डिसीज ही हो, कभी हो सकता है कि इंसेक्ट अफेक्टेड हो, जैसे कि हॉपर बर्न होता है। हॉपर बर्न किस इंसेक्ट के कारण होता है? लीफ हॉपर। ब्राउन प्लांट हॉपर के कारण होता है मेनली। नीला तो पर्वत ब्राउन, लूसेंस। हाँ, नीला पर्वता लूसेंस। तो ब्राउन प्लांट हॉपर में वहां भी ऐसा देखने को मिलता है, जो लीफ होती हैं ब्राउन हो जाती हैं, पूरा जो प्लांट होता है वही ड्राई होने लगता है। तो अब वो जो प्लांट है वो इफेक्टिवली रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा इंफ्रारेड को, तो वो पोर्शन भी हमको रेड नहीं दिखेगा। तो उसके थ्रू हम मतलब एंटोमोलॉजी में भी, एंटोमोलॉजी से भी रिलेटेड है वो, उसके न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से भी रिलेटेड है, देन वो पैथोलॉजी से भी रिलेटेड है। तो ये जो रिमोट सेंसिंग जो डाटा जनरेट करता है उसका मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच है। इट गिव्स सिनोप्टिक व्यू ऑफ लार्ज एरियाज। तो ये लार्ज एरिया का एक सिनोप्सिस या सिनोप्टिक व्यू देता है। देन डाटा जनरेटेड इज ऑन अ परमानेंट स्केल एंड इज अनबायस्ड। तो जो डाटा जनरेट होता है वो परमानेंट होता है एंड अनबायस्ड होता है, मतलब कि उसमें कोई भी वो नहीं होता है, बायस्ड होने के चांसेस नहीं होते हैं। Then satellite data obtains information of an area periodically so that the information can be updated. तो जो satellite data होता है वो periodically इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं, तो ये अपडेट होते रहती है इंफॉर्मेशन। डाटा एक्विजिशन इज फास्ट कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड एंड डाटा एनालाइज्ड इज इफेक्टिवली यूटिलाइज। तो जो डाटा एक्विजिशन या जो डाटा कलेक्ट करने की प्रोसेस होती है वो काफी फास्ट होती है इसमें, और इसलिए डाटा इफेक्टिवली एनालाइज कर सकते हैं और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं डिसीज के कंट्रोल और मैनेजमेंट में। देन it frequently poses questions for ground investigators which cannot be generated by ground parties। तो ये ground investigators पे भी एक जैसे कि जो फिजिकली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं बट वो कुछ चीजें डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये रिमोट सेंसिंग के थ्रू वो डिटेक्ट हो जाती हैं, देन वो फिर वो वापस से उसको डिटेक्ट करते हैं। देन प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट डिसीज मैनेजमेंट, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको अच्छे से समझना और अच्छे से पढ़ना
देन मैनेजमेंट और कंट्रोल में क्या डिफरेंस होता है? कंट्रोल मैनेजमेंट में डिसीज पहले होने से मतलब प्रिकॉशंस करते, कंट्रोल डिसीज होने के बाद उस पर स्प्रेइंग वगैरह। और कोई? जो मैनेजमेंट है वो डिसीज इंसिडेंस के पहले किए जाते हैं एंड कंट्रोल डिसीज इंसिडेंस के बाद जो तरीके अपनाए जाते हैं उसको कंट्रोल बोलते हैं। देखो मैनेजमेंट में क्या होता है कि हमको, अच्छा इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल पता है? Yes, ma'am. यस मैम। क्या होता है? मैम at the point at which we should have measuring control activities हमको लगानी चाहिए मैम, उसके बाद नहीं तो डैमेज हो जाते हैं क्रॉप्स में। हाँ, उसके बाद हमको इकोनॉमिक लॉस होता है ना? वहां तक इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल के नीचे हमको कोई भी इकोनॉमिक लॉस नहीं होता है, अगर इंसेक्ट पेस्ट या डिसीजेस वगैरह प्रेजेंट है फिर भी, है ना? तो मैनेजमेंट में क्या होता है कि हमको जो पैथोजन है उसको इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल के नीचे रखना है, हमको पैथोजन को पूरी तरह किल नहीं करना है। और कंट्रोल में क्या होता है कि हमको पैथोजन को पूरी तरह इरेडिकेट करना है। ठीक है, दोनों कंट्रोल मैनेजमेंट, दोनों मैनेजमेंट को हम स्टार्टिंग से कर देते हैं, मतलब बिफोर इवन इंसिडेंस ऑफ डिसीज, बट कंट्रोल जनरली हम आफ्टर इंसिडेंस करते हैं। बट ये नेसेसरी नहीं है कि हम मैनेजमेंट को पहले से ही करें, मैनेजमेंट करना बाद में भी स्टार्ट कर सकते हैं। और जो मैनेजमेंट होता है एक पॉजिटिव टर्म है कि हमको पूरी तरह इरेडिकेट नहीं करना है पैथोजन को, उसको इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल के नीचे रखना है। और कंट्रोल में हमको पैथोजन को पूरी तरह इरेडिकेट करना है। ठीक है, हमको पैथोजन को मिनिमाइज करना है, उसको इरेडिकेट नहीं करना है। देन प्लांट डिसीज मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है? प्लांट डिसीज आर इम्पोर्टेंट। ओके, प्लांट डिसीजेस के क्या इम्पोर्टेंट है? इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ द लॉसेस दे कॉज। लॉसेस में अकर एट एनी टाइम बिटवीन सोइंग। ओके, जो मैनेजमेंट होता है उसका इम्पोर्टेंस हम यहाँ पे देख रहे हैं। जो प्लांट डिसीजेस होते हैं उनको मैनेज करने का क्या इम्पोर्टेंस है कि प्लांट डिसीजेस लॉसेस कॉज करती हैं, इकोनॉमिक लॉसेस मेनली होता है। तो लॉसेस एट एन कभी भी हो सकते हैं, सोइंग से हार्वेस्टिंग या आफ्टर हार्वेस्टिंग भी हो सकते हैं। तो मेजर्स टेकन टू प्रिवेंट द इंसिडेंस ऑफ डिसीज, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ इनोकुलम दैट इनिशिएट्स एंड स्प्रेड्स द डिसीज एंड फाइनली मिनिमाइज द लॉस कॉज्ड बाय द डिसीज आर कॉल्ड एज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो जो भी हम मेजर्स लेते हैं डिसीज इंसिडेंस को प्रिवेंट करने के लिए, या जो इनोकुलम है उसको रिड्यूस करने के लिए, या डिसीज को स्प्रेड होने से रोकने के लिए, या हम लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, तो इस टाइम पे जो भी हम कंट्रोल मेजर्स, या फिर जो ऐसा करना चाहिए कि जो भी हम पर्टिकुलर मेजर्स अप्लाई करते हैं उनको हम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कहते हैं। देन इसेंशियल कंसिडरेशन हमको क्या देखनी चाहिए प्लांट डिसीज मैनेजमेंट में? देखो, प्लांट डिसीज मैनेजमेंट से हमारा ये वो नहीं है कि अब मान लो हमारी क्रॉप में 20% बस हमको, जैसे कि हमारा पूरा फील्ड जो है वो अफेक्टेड हो चुका है, अब उससे हमको 100% की जगह 20% यील्ड मिलने वाली है, अब वहां पे हम मैनेजमेंट लगा रहे हैं, तो वो हमारा बेनिफिशियल नहीं होगा। तो हमको प्लांट डिसीज मैनेजमेंट करने से पहले ध्यान में रखना चाहिए कि बेनिफिट कॉस्ट रेशियो क्या है। अगर हम डिसीज मैनेजमेंट अप्लाई कर रहे हैं तो उससे हमको बेनिफिट कितना मिल रहा है वो कॉस्ट लगाने पे, तो हमको बेनिफिट कॉस्ट रेशियो ध्यान में रखना है। प्रोसीजर फॉर डिसीज कंट्रोल शुड फिट इनटू जनरल शेड्यूल ऑफ ऑपरेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो जो भी प्रोसीजर्स हम डिसीज कंट्रोल में अप्लाई कर रहे हैं वो जो भी जनरल क्रॉप प्रोडक्शन के ऑपरेशंस हैं उसमें फिट होना चाहिए। Then control measures should be adopted on a cooperative basis over large adjoining areas. This reduces frequency of application, cost of control and increases chances of success of control measures. तो ये कोऑपरेटिव बेसिस पे होना चाहिए, मतलब कि अगर हम
जो ऐसे हमको कोई भी कंट्रोल मेजर्स नहीं लेने चाहिए कि हमको प्लांट कोऑपरेट ना करे उस चीज में, कि या फिर हमारे प्लांट को ही अफेक्ट होने लगे। और ये एप्लीकेशन की फ्रीक्वेंसी को भी रिड्यूस करते हैं कि हमको बार बार अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, और जो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल होता है वो भी रिड्यूस करता है, और ये कंट्रोल मेजर्स के चांसेस जो होते हैं उनको इंक्रीज करता है। देन नॉलेज एस्पेक्ट्स ऑफ डिसीज डेवलपमेंट इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव इकोनॉमिकल कंट्रोल। तो इफेक्टिव इकोनॉमिकल कंट्रोल मतलब कि हम जो भी कंट्रोल मेजर्स ले रहे हैं वो हमको ज्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए, हमारे इकोनॉमिक बजट में होना चाहिए। तो उसके लिए हमको डिसीज डेवलपमेंट का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अब कोई सॉइल बोर्न डिसीज है और हम कोई फोलियर पैथोजन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा ना, हम सक्सेसफुली कंट्रोल नहीं होगा। तो इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए उसके लिए। तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो चाहिए होती है: कॉज ऑफ अ डिसीज, मोड ऑफ सर्वाइवल एंड डिसेमिनेशन, होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप, इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन पैथोजेनेसिस इन द प्लांट और स्प्रेड ऑफ प्लांट पॉपुलेशन, then prevention of disease dependence on management of primary inoculum, then integration of different approaches of disease management is always recommended. तो हमको जनरली प्रिवेंशन पे डिपेंड होना चाहिए। जो प्राइमरी इनोकुलम है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करें, या प्राइमरी इनोकुलम को प्रिवेंट करने की कोशिश करें। और हमको इंटीग्रेटेड अप्रोच देखना चाहिए, हमको पूरा पूरा केमिकल नहीं देखना है, इंटीग्रेटेड अप्रोच देखना है। अब हम देखेंगे एक एक करके जो प्लांट डिसीज मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं और कुछ उनके इंटीग्रेटेड डिसीज मैनेजमेंट वाले अप्रोच हैं, वो सब हम देखेंगे। तो इसके स्टेप्स अच्छे से याद रखना होता है। ये होता है अवॉइडेंस, एक्सक्लूजन, इरेडिकेशन, प्रोटेक्शन एंड डिसीज रेजिस्टेंस, इम्यूनाइजेशन, एंड लास्ट में होता है थेरेपी। ठीक है, तो अवॉइडेंस में क्या करते हैं हम, डिसीज को मतलब जिस एरिया पे या जो हेल्दी एरिया है या हेल्दी फील्ड है वहां पे हम पैथोजन को आने से अवॉइड करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम उम, जैसे कि हम कोई डिसीज्ड वो नहीं ला रहे हैं पैथोजन, अवॉइडिंग डिसीज बाय प्लांटिंग एट टाइम्स व्हेन और इन एरियाज वेयर इनोकुलम इज इनइफेक्टिव ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशन और इज रेयर और एब्सेंट। तो इसमें क्या करते हैं हम कि मेनली जैसे रेजिस्टेंट वेराइटीज लगाते हैं हम, या फिर हम ऐसे क्रॉप को उस एरिया में ही नहीं लगाते हैं जिस एरिया में उसके लिए इनोकुलम पहले से प्रेजेंट हो। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि उस एनवायरनमेंट में जैसे कि कोई क्रॉप है जो लेट सीजन आती, कोई जो डिसीज है वो लेट आती है, लेट सीजन में आती है, तो हम अर्ली मैच्योरिंग वेराइटीज लगाएं तो उससे हम अवॉइड कर सकते हैं डिसीज को। देन एक्सक्लूजन ऑफ इनोकुलम, तो इसको हम प्रिवेंट करते हैं जो भी एंटर होने से, जैसे कि क्वारंटाइन करते हैं हम, एम्बार्गो वगैरह करते हैं, इसको हम आगे देखेंगे। देन इरेडिकेशन, मान लो पैथोजन या इनोकुलम हमारे उसमें प्रेजेंट है, तो या तो हम उसको रिड्यूस करेंगे, इनएक्टिवेट करेंगे, या एलिमिनेट करेंगे इनोकुलम को या सोर्स ऑफ इनोकुलम को उस रीजन से या इंडिविजुअल प्लांट से। जैसे कि अगर कोई सेल्फ सोन क्रॉप है या फिर कोई वॉलंटियर प्लांट है, उसमें अगर हमको इनोकुलम के चांसेस लग रहे हैं तो उसको हम इरेडिकेट कर देंगे। देन क्वारंटाइन और एम्बार्गो में क्या डिफरेंस है? आगे देखेंगे हम ये क्वारंटाइन और एम्बार्गो। ओके मैम। देन प्रोटेक्शन में क्या करते हैं हम, प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन बाय क्रिएटिंग अ केमिकल टॉक्सिक बैरियर बिटवीन द प्लांट सरफेस एंड पैथोजन। तो हम इन्फेक्शन ना हो पैथोजन को, ऐसा सॉरी इन्फेक्शन ना हो होस्ट को, तो उसको प्रिवेंट करते हैं इन्फेक्टेड होने से। देन डिसीज रेजिस्टेंस, preventing infection or reducing effect of infection by managing the host through improvement of resistance in it by genetic manipulation और chemical therapy। तो जनरली हम इसको एक में भी पढ़ सकते हैं, केमिकल थेरेपी लास्ट में भी हो सकती है, मतलब कि जो केमिकल ट्रीटमेंट होता है उसी को हम थेरेपी कहते हैं। तो इम्यूनाइजेशन और देन थेरेपी। तो सबसे पहले हम आते हैं अवॉइडेंस में।
अवॉइडेंस में कुछ तरीके से हम अवॉइडेंस अचीव कर सकते हैं, जैसे प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ जियोग्राफिकल एरिया. Many fungal and bacterial diseases are more severe in wet areas than in dry areas. तो जैसे cultivation of बाजरा in wet areas is not profitable due to disease smut and ergot. तो वेट एरियाज में हमको इनको नहीं करना चाहिए जनरली. तो हम प्रॉपर ज्योग्राफिकल एरिया को सिलेक्ट करके अवॉइड कर सकते हैं. देन प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ फील्ड. Proper selection of field will help in the management of many diseases, especially the soil-borne disease. Raising of a particular crop year after year in the same field makes the soil sick, where disease incidence and severity may be more. तो अगर जो soil borne diseases हैं उसमें हम मोनोक्रॉपिंग कर रहे हैं, तो soil borne diseases के लिए वो फिर बेनिफिशियल हो जाएंगी मोनोक्रॉपिंग की कंडीशन. जैसे विल्ट ऑफ रेड ग्राम, अब उसी फील्ड पे हम बार बार रेड ग्राम लगाएंगे तो जो इनोकुलम है पहले से जो प्रेजेंट है उसको प्रॉपर वो मिलता रहेगा, क्या कहते हैं, प्रॉपर होस्ट मिलता रहेगा. तो ये डिसीज जो पैथोजन है उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती रहेगी. तो उस प्रॉपर फील्ड सिलेक्शन से हम इसको अवॉइड कर सकते हैं. Then time of sowing. Generally pathogens are able to infect the susceptible plants under certain environmental conditions. तो अगर हम date of sowing को alter कर दें तो उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं. जैसे Rhizoctonia root rot of red gram is more severe in crop sown immediately after the rains. तो delayed sowing will help in reducing the incidence of disease. अगर हम delayed sowing करते हैं तो Rhizoctonia root rot के इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं. और जैसे ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट है, ये ज्यादा होता है लेट सोइंग में, इसलिए अर्ली सोइंग करके हम इसका इंसिडेंस कम कर सकते हैं. देन डिसीज स्किपिंग वेराइटीज. कुछ वेराइटीज होती हैं जो दे आर of crops escape the disease damage because of their growth characteristic. जैसे early maturing varieties wheat और pea की ये escape करती हैं Puccinia gramineous and Erisiphe polygonico. Then proper selection of seed and planting material. तो selection of seed and seedling material from healthy sources. तो healthy sources से अगर हम seed और seedling material select कर रहे हैं तो इसको हम avoid कर सकते हैं. जैसे loose smut of wheat है, bunchy top of banana है, Panama wilt of banana है, इन सबको. देन हम आते हैं एक्सक्लूजन में. तो एक्सक्लूजन these measure aim at preventing the inoculum from entering or establishing in the field or area where it does not exist. तो इसको हम prevent करते हैं ऐसे एरिया पे इंटर होने से जहाँ पे पहले से उसका इनोकुलम नहीं होता है. तो इसके लिए बहुत डिफरेंट मेथड यूज कर सकते हैं, जैसे कि सीड ट्रीटमेंट, सीड इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन, प्लांट क्वारंटाइन रेगुलेशन, एम्बार्गो. तो जो प्लांट क्वारंटाइन रेगुलेशन होते हैं, मेनली जो क्वारंटाइन पीरियड होता है वो 40 डेज का होता है. एक लीगल रेस्ट्रिक्शन होता है जिसमें मेनली एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के मूवमेंट पे. तो ये जनरली जो क्वारंटाइन पीरियड होता है इसका 40 डेज का होता है, पर इंडिया में 3 वीक्स का होता है. और क्वारंटाइन 3 टाइप के होते हैं, एक होता है एम्बार्गो, एक होता है डोमेस्टिक, एक होता है फॉरेन क्वारंटाइन. तो एम्बार्गो में टोटल रिस्ट्रिक्शन होता है, मतलब एम्बार्गो में कोई भी, जैसे कि अगर कोई एरिया है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं सिलोन से बनाना की डिसीज आई थी, है ना, बनाना बंची टॉप. तो वहां से बनाना का जो इंपोर्ट है टोटली रिस्ट्रिक्टेड है, तो वो जो है वो एम्बार्गो में आता है. देन डोमेस्टिक जो क्वारंटाइन है वो होता है विद इन अ कंट्री. जैसे इंडिया में जो दार्जिलिंग से हम पोटैटो नहीं लाते हैं. एंड फॉरेन क्वारंटाइन तो जैसे कि फॉरेन क्वारंटाइन से हम, मतलब जो फॉरेन क्वारंटाइन में जो फॉरेन मटेरियल्स होते हैं उनको हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं. देन और इंडिया में प्लांट क्वारंटाइन रूल्स एंड रेगुलेशन जो थे वो आए थे डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट इन 1914 के थ्रू. In India, 16 plant quarantine stations are in operation by the Directorate of Plant Protection and Quarantine under the Ministry of Food and Agriculture, Government of India. तो इंडिया में 16 plant quarantine stations हैं और ये जनरली होते हैं
जो एयरपोर्ट्स होते हैं या सी पोर्ट्स होते हैं वहां पे। देन डोमेस्टिक क्वारंटाइन में रूल्स एंड रेगुलेशन जो मूवमेंट को प्रोहिबिट करते हैं विद इन अ कंट्री, तो जैसे बंची टॉप अप बनाना, तो केरला, असम, बिहार, वेस्ट बंगाल और एंड उड़ीसा में ये प्रेजेंट है। तो transport of any part of Musa species, excluding the fruit, is prohibited from these states to the other states in India. तो सिर्फ फ्रूट इसके ट्रांसपोर्ट होते हैं इन स्टेट से, बाकी इनका कोई भी वेजिटेटिव पार्ट ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। देन बनाना मोज़ेक, इट इज प्रेजेंट इन Maharashtra and Gujarat. Then transport of any part of Musa species excluding the fruit, तो यहाँ से प्रोहिबिट है। देन वाट ऑफ पोटैटो, ये एंडेमिक है दार्जिलिंग में, तो देयरफॉर सीड ट्यूबर्स आर नॉट टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू अदर स्टेट्स। तो जो सीड ट्यूबर्स हैं मेनली वो यहाँ से कहीं भी एक्सपोर्ट नहीं किए जाते हैं या किसी अदर स्टेट्स में इम्पोर्ट नहीं किए जाते हैं। Then foreign quarantine rules and regulations issued prohibiting the import of plants, plant materials, insects and fungi into India from foreign countries by air, sea and land. Foreign quarantine rules may be general or specific. General rules aim at prevention of introduction of pests and diseases into country, whereas specific rules aim at specific disease and insect pest. तो general में कोई भी इंसेक्ट पेस्ट के लिए होता है और स्पेसिफिक में एक पर्टिकुलर डिसीज या पर्टिकुलर इंसेक्ट पेस्ट के लिए होता है। तो जो एयरपोर्ट्स में बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, न्यू दिल्ली, तिरुचिरापल्ली, इन जगह पे पोर्ट्स हैं और भी दिए हुए हैं, सी पोर्ट्स, लैंड फ्रंटियर्स। देन टोटल एम्बार्गो में टोटल रिस्ट्रिक्शन होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में एग्रीकल्चर कमोडिटीज का। देन फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट्स होते हैं, ये वो जो भी सेंडर होता है वो इशू करता है फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट। एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट होता है कि जो भी हमारा मटेरियल है उसमें किसी भी टाइप का वो नहीं है इंसेक्ट पेस्ट वगैरह, और अगर जो भी कंट्री उसको इंपोर्ट कर रही है अगर वो इसमें कुछ पाया जाता है तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इंडिया में कुछ क्रॉप्स के लिए प्लांट क्वारंटाइन लॉज इन्फोर्स किए गए हैं, या इंडिया में कुछ डिसीजेस इंट्रोड्यूस हुई हैं प्लांट क्वारंटाइन के आने से पहले और उसके आने के बाद भी। तो ये याद रखना कि जो ये किस कंट्री से आए थे, जैसे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो यूरोप से, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि यूरोप में लेट ब्लाइट, ये तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। देन कॉफी रस्ट श्रीलंका से आया था, तो जो कॉफी जो होती है वो श्रीलंका में काफी अच्छी होती है। देन फ्लैग स्मट ऑफ व्हीट ऑस्ट्रेलिया से आया था। देन डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स यूरोप से। देन बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस फिलीपींस से। देन राइस ब्लास्ट साउथ ईस्ट एशिया से। देन डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मेज जावा से। अर्गट फ्रॉम अफ्रीका। देन पनामा विल्ट ऑफ बनाना पनामा कैनाल। देन बंची टॉप ऑफ बनाना श्रीलंका। Then wart of potato Netherlands and golden cyst nematode of potato from Europe. Then diseases not entered into India: swollen shoot of cocoa, leaf blight of rubber and many viral diseases. तो कुछ ऐसी diseases भी हैं जो इंडिया में अभी तक एंटर नहीं हुई हैं, वो फॉरेन कंट्रीज में हैं, बट थ्रू स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन लॉस ये इंडिया में एंटर नहीं कर पाई हैं अभी। Then eradication: these methods aimed at breaking the infection chain by removing the foci of infection and starvation of the pathogen. तो इसमें जनरली हम क्या करते हैं कि पैथोजन की लाइफ साइकिल पूरी नहीं होने देते या फिर उसका हम होस्ट उससे छीन लेते हैं, जिससे वो उसकी स्टार्वेशन के कारण डेथ हो जाती है। एलिमिनेशन ऑफ द पैथोजन फ्रॉम द एरिया ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ सोर्सेस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनोकुलम। तो जो भी प्राइमरी और सेकेंडरी इनोकुलम के होस्ट होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जैसे रॉगिंग करते हैं। रॉगिंग में क्या करते हैं? टाइप को हटा देते हैं मैम। क्या? हम ऑफ टाइप प्लांट्स को हटा देते हैं।
हाँ, ऑफ टाइप प्लांट्स को या डिसीज प्लांट्स को या जो भी अफेक्टेड ऑर्गन है उसको फील्ड से हटा देते हैं, जिससे कि डिसेमिनेशन प्लांट पैथोजन का प्रिवेंट हो सके। लूज स्मट ऑफ व्हीट एंड बार्ले, तो लूज स्मट में जब हमको दिख जाता है कि उसके जो स्पाइक्स या स्पाइकलेट्स हैं वो ब्लैक ब्लैक वो हो रहे हैं, तो उससे पहले मतलब उसके बर्स्ट होने से पहले ही हम उसको रिमूव कर देंगे, तो नेक्स्ट सीजन में क्रॉप या इन्फेक्शन होने के चांसेस हम रिड्यूस कर सकते हैं। देन विप स्मट ऑफ सुगरकेन, रेड रॉट ऑफ सुगरकेन, अर्गट ऑफ बाजरा, येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी, खट्टे disease of cardamom, etc. During 1927 to 1935, to eradicate citrus canker bacterium in USA, 3 million trees were cut down and burnt. तो सिट्रस कैंकर को इरेडिकेट करने के लिए यूएसए में 3 मिलियन ट्रीज को कट किया गया था और उनको जला दिया गया था। देन इरेडिकेशन ऑफ अल्टरनेट एंड कोलेटरल होस्ट, तो अल्टरनेट और कोलेटरल होस्ट भी प्लांट डिसीज, उनका इरेडिकेशन भी प्लांट डिसीज को मैनेज करने में हेल्प करता है, जैसे बारबेरी इरेडिकेशन प्रोग्राम फ्रांस एंड यूएसए में चला था। देन इरेडिकेशन ऑफ थैलिक्ट्रम स्पीसीज इन यूएसए टू मैनेज लीफ रस्ट ऑफ व्हीट. Then eradication of collateral hosts such as Panicum repens, Digitaria marginata will help in the management of rice blast disease. Then crop rotation. सेम क्रॉप को अगर हम सेम फील्ड में कंटिन्यूअसली ग्रो करते हैं तो जो पैथोजन होता है वो सॉइल में परपेचुएट कर जाता है और वो सॉइल में सरवाइव करता है। देन इसके कारण जो सॉइल होती है वो सिक हो जाती है और इसको रिड्यूस करने के लिए हमको क्रॉप रोटेशन करना चाहिए। क्रॉप रोटेशन इज एप्लीकेबल टू ओनली रूट इनहेबिटेंट्स एंड फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स एंड मे नॉट वर्क विद सॉइल इनहेबिटेंट्स। तो जो क्रॉप रोटेशन है वो इफेक्टिव होता है रूट इनहेबिटेंट्स के लिए और फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स के लिए, लेकिन ये जनरली सॉइल इनहेबिटेंट्स के साथ वर्क नहीं करता। सॉइल इनहेबिटेंट्स क्या होते हैं? नेमाटोड्स। नहीं, सॉइल इनहेबिटेंट्स सॉइल में रहते हैं, वो मतलब ग्रो करते सॉइल लविंग टाइप में। हाँ, वो बिना होस्ट के प्रेजेंस में भी सॉइल में सर्वाइव करते हैं, लेकिन जो रूट इनहेबिटेंट्स हाँ। होते हैं उनको जनरली वो राइजोस्फीयर में ही रहते हैं और उनको होस्ट की नीड पड़ती है। देन जैसे पनामा विल्ट ऑफ बनाना, लॉन्ग क्रॉप रोटेशन इसके लिए इफेक्टिव होता है इसको इरेडिकेट करने के लिए। देन वीट सॉइल बोर्न मोज़ेक एंड क्लब रूट ऑफ कैबेज। देन क्रॉप सैनिटेशन, तो क्रॉप सैनिटेशन में मेनली क्या करते हैं कि जो भी उसका लेफ्ट आउट पोर्शन है हार्वेस्टिंग के बाद उसको कलेक्ट करके हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वो हेल्प करता है जो भी सॉइल बोर्न या फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स होते हैं उसको इरेडिकेट करने में। कलेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट डेब्रिज इज एन इम्पोर्टेंट मेथड टू रिड्यूस प्राइमरी इनोकुलम, और इससे प्राइमरी इनोकुलम, क्योंकि हम अभी जब डिसीज में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि ये पैथोजन क्रॉप डेब्रिज में सर्वाइव करता है, ये पैथोजन सर्वाइव करता है क्रॉप डेब्रिज में, तो वो क्रॉप डेब्रिज वही लेफ्ट आउट पोर्शन होता है जो हम हार्वेस्टिंग के बाद फील्ड में रह जाता है और पैथोजन उस पे सर्वाइव करता है और नेक्स्ट सीजन वो वापस से डिसीज कॉज करता है। तो अगर हम वो क्रॉप डेब्रिज ही हटा दें तो पैथोजन को इरेडिकेट कर सकते हैं। देन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, तो अगर the deficiency or excess of nutrient may predispose a plant to some diseases. Excessive nitrogen application aggravate disease like stem rot, bacterial leaf blight and blast of flies. और nitrate form of nitrogen increases many disease, whereas phosphorus and potash application increases resistance. और कभी-कभी जो फार्म यार्ड मैन्योर होता है या ऑर्गेनिक मैन्योर होता है, ग्रीन मैन्योर, ये हेल्प करते हैं डिसीज को मैनेज करने के लिए, जैसे कि कॉटन विल्ट, ये गैनोडर्मा, रूट रॉट ऑफ सिट्रस, कोकोनट एक्सेट्रा। और कभी-कभी ये जो मैन्योर्स होते हैं ये भी हेल्प करते हैं डिसीज के डिस्पर्सल में, अगर उनमें पैथोजन का कोई स्पोर प्रेजेंट है तो ये इरेडिकेशन में भी हेल्प करते हैं और साथ में ये उसके सर्वाइवल में भी हेल्प करते हैं अगर वो इन्फेक्टेड हैं तो। देन मिक्स क्रॉपिंग, जैसे मिक्स क्रॉपिंग में हमने पढ़ा था कि अगर हम ब्रिंजल का कल्टीवेशन के साथ हम अगर वहाँ पे वो लगाएं, मैरीगोल्ड लगाएं, या फिर हम वीट में अगर मैरीगोल्ड लगाते हैं तो इंग्विना ट्रिटिकाई के जो इफेक्ट होता है वो कम हो जाता है। तो
Mixed cropping में root rot of cotton is reduced when cotton is grown along with sorghum. Then intercropping sorghum in cluster bean reduces the incidence of root rot and wilt. Then summer plowing में क्या करते हैं कि जब जो मई जून के टाइम पे हम फील्ड को प्लॉ करते हैं, जिसके कारण जो उसके पैथोजेंस होते हैं या स्पोर्स होते हैं पैथोजेंस के, जो सर्वाइवल स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आ जाते हैं और वो इतना जो स्कॉर्चिंग हीट होती है उस टाइम के सन की, उसको वो उस पे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं. Then soil amendments, then application of organic amendments like sawdust, straw, oil cakes will effectively manage the disease caused by Pythium, Phytophthora, Verticillium, Macrophomina, Pymetotrichum, and Aphanomyces. Beneficial microorganism increase in soil and helps in suppression of pathogenic microbes. तो कुछ beneficial microorganism भी होते हैं जो help करते हैं, जो mainly antagonistic effect show करते हैं, वो help करते हैं पैथोजन को उसके सर्वाइवल को रिड्यूस करने में. एप्लीकेशन ऑफ लाइम रिड्यूसेस द क्लब रॉट ऑफ कैबेज बाय इंक्रीजिंग सॉइल पीएच. तो जो क्लब रॉट ऑफ कैबेज है वो लो सॉइल पीएच को फेवर करता है, और अगर हम लाइम का एप्लीकेशन करते हैं तो उससे जो सॉइल का पीएच होता है वो इंक्रीज हो जाता है और क्लब रूट ऑफ कैबेज का इंसिडेंस रिड्यूस हो जाता है. Then application of sulfur to soil brings the soil pH to 5.2 and reduces the incidence of common scab of potato. Then changing the time of sowing, pathogens are able to infect susceptible plants मैम under certain अगर मैम कोई ऑप्शन में देगा मैम फास्फोरस और पोटेशियम, तो उसमें रेजिस्टेंस कौन सा प्रोवाइड करता है सबसे ज्यादा? वो पोटेशियम करता है. ओके मैम. Then rice blast can be managed by changing planting season from June to September, October. Then seed rate and plant density, close spacing raises atmospheric humidity and favors sporulation by many pathogenic fungi. तो अगर close spacing है तो वो fungi वो humidity increase करती है, और humidity increase होने से कारण जो pathogenic fungi हैं उनकी sporulation rate काफी बढ़ जाती है, और उसके कारण disease incidence काफी ज्यादा हो जाता है. तो spacing रिड्यूसेस, लेकिन कुछ क्रॉप में स्पेसिंग जो होता है वो रिड्यूस भी करता है. अगर क्लोज स्पेसिंग है वो रिड्यूस करता है डिसीजेस को, जैसे सिगाटोक का डिसीज ऑफ बनाना ड्यू टू बेटर वेंटिलेशन एंड रिड्यूस ह्यूमिडिटी. सॉरी, स्पेसिंग यहाँ पे इंक्रीज करने के कारण हो रहा है. देन हाई डेंसिटी प्लांटिंग इन चिलीज लीड टू हाई इंसिडेंस ऑफ डैम्पिंग ऑफ इन नर्सरीज. तो हाई डेंसिटी प्लांटिंग अगर हम चिलीज की कर रहे हैं तो नर्सरी में डैम्पिंग ऑफ का इंसिडेंस ज्यादा हो जाता है. देन इरिगेशन एंड ड्रेनेज, तो अमाउंट, फ्रीक्वेंसी एंड मेथड ऑफ इरिगेशन अफेक्ट करता है. अगर हम फ्लडिंग करते हैं उसके थ्रू भी कई पैथोजेंस फील्ड में डिसेमिनेट हो जाते हैं. Many pathogens including Pseudomonas solanacearum, Xanthomonas campestris, Coleotrichum falcatum are readily disseminated through irrigation water. High soil moisture favors root knot and other nematodes and the root rots caused by species of Sclerotium, Rhizoctonia, Pythium, Phytophthora, Pymetotrichum, etc. Then हम कुछ methods होती हैं physical, chemical, biological, ये सब हम next class में पढ़ेंगे. हेलो मैम. हाँ मैम वो अभी एक सॉइल इनहेबिटेंट होता है, एक सॉइल इन्वेडर. मैम इसमें कंफ्यूज रहता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? क्या? सॉइल इनहेबिटेंट और सॉइल इन्वेडर. देखो सॉइल, पुरानी क्लास अटेंड नहीं किए हो क्या? हाँ मैम, अभी लेट ज्वाइन किया था. अच्छा, लेट ज्वाइन किए हो. देखो सॉइल इनहेबिटेंट्स मेनली वो होते हैं जो जनरली सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं, जैसे पीथियम हो गया, फाइटोप्थोरा हो गया. ये होस्ट के एब्सेंस में भी सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, ये इनमें मतलब ये अनस्पेशलाइज्ड टाइप के पैरासाइट होते हैं जिनका वाइड होस्ट रेंज होता है. तो ये प्रेजेंट रहते हैं, और जो सॉइल इन्वेडर्स होते हैं ये थोड़ा स्पेशलाइज्ड पैरासाइट्स होते हैं, और ये जो उनके होस्ट होते हैं उनके क्लोज एसोसिएशन में ही सरवाइव करते हैं जनरली. सॉइल इन्वेडर.
सॉइल इन्वेडर्स, और उनमें ओके सेप्रोफिटिक कॉम्पिटिटिव एबिलिटी कम होती है सर्वाइवल के लिए। सॉइल इन्वेडर में हाँ, सॉइल इन्वेडर की जो कॉम्पिटिटिव सेप्रोफिटिक एबिलिटी होती है वो लो होती है और इनहेबिटेंट्स की ज्यादा होती है। सेप्रोफिटिक। ओके मैम वो का एग्जांपल फ्यूजारियम विल्ट। क्या? हाँ, मतलब सॉइल इन्वेडर्स का soil- फ्यूजेरियम विल्ट। हाँ हाँ, हेलो। हेलो मैम, हाँ सॉइल हाँ, इनहैबिटेंट फ्यूजारियम विल्ट नहीं, उसका सॉइल इनहेबिटेंट पिथियम फाइटोप्थोरा एंड सॉइल इन्वेडर फ्यूजेरियम वर्टिसिलियम। तो मैम सॉइल इन्वेडर में हमने एक पढ़ा हुआ है कि सॉइल इन्वेडर्स में मोस्टली आपके बैक्टीरियाज आते हैं जो पैथोजेनिक होते हैं, और इन्वेडर्स तो में जितने वायरसेस होते हैं, क्या? सॉइल इनहेबिटेंट जितने भी होते हैं उसमें बैक्टीरिया जो होते हैं पैथोजेनिक वो आते हैं, और इन्वेडर्स में वायरसेस में भी। सॉइल इन्वेडर्स में मेनली वायरसेस होते हैं, ऐसा? हाँ क्या ऐसा पढ़ा था शायद। देखो, सॉइल इन्वेडर्स में जनरली जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया और फंजाई आते हैं। थैंक यू मैम। जो रेस्टिंग स्ट्रक्चर्स या जो होस्ट की एब्सेंस में ज्यादा टाइम तक मतलब प्रेजेंट रह सकते हैं सॉइल में, वो जनरली सॉइल इनहेबिटेंट में आते हैं। ओके ओके, थैंक यू।